नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जावर। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच प्रकाश चंद जी मीणा। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका ये कार्यकाल कैसा निकला है और बिल्कुल युवा सरपंच है, क्या इनके मुद्दे थे, किन किन उद्देश्यों को लेकर चुनाव लड़ा था, जानते हैं इनसे। साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार आपके चैनल को जी मैं आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी कि लोकतंत्र के माध्यम से और लोकतंत्र की जो महती भूमिका निभाती है पंचायती राज की कड़ी, उसमें आप हमारे ग्राम पंचायत पधारे हैं। आपका वेलकम, स्वागत। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक कैरियर क्या है। आप छोटी सी उम्र में सरपंच बने हैं और अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है? सब एज ए राजनीति मुझे विरासत में मिली है जी। स्वर्गीय नकजी भाई मीणा 30-35 साल से ग्राम पंचायत जावर में सरपंच कंटिन्यू रहे हैं। निर्विरोध भी उन्होंने चुनाव जीता है ग्राम पंचायत जावर का। उसके बाद पिताश्री मेरे फादर लक्ष्मण मीणा वो भी सरपंच रहे हैं जी। उसके बाद मेरा खुद का ये दूसरा कार्यकाल है। बीच में मेरी वाइफ सरपंच पार्वती मीणा जी रिप्रेजेंट रहे, मैं खुद भी सरपंच हूँ। और लंबे टाइम से लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया और कंटिन्यू जो लोकतंत्र में एक स्पष्टवादिता वाली बात होती है, हम बेबागी से लोगों की सेवा करते हैं और भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहते हैं। हम झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत करते हैं जी। साहब। झूठी राजनीति कभी करते नहीं है। मतलब लोकतंत्र में आने के लिए झूठ का कहीं सहारा लेना पड़ता, वो हमारे खून में नहीं है और हम लोग कभी लेंगे ना। और भ्रष्टाचार सदियों से, चाहे पंचायत समिति देख लो, चाहे पंचायत देख लो, अदर विभाग देख लो, हम बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते लोगों का। और चाहे सरकार कोई सी भी आओ, चाहे हम लोग जैसे हम विदाउट सिंबल के लोग हैं, सरपंच जैसे किसी विचारधारा का विशेष देता नहीं है, फिर भी सरकार कोई सी भी आओ, हम लोगों का निष्पक्षता से काम कराते हैं। कई लड़ने की भूमिका होती है तो लड़ते भी हैं और निस्वार्थ काम कराते हैं। सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। जनता भी आपको बार बार मौका दे रही है, आपके इस परिवार पे विश्वास जताया है। आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं, तो शिक्षा पे क्या सुधार रहता है आपका? शिक्षा पे साहब अभी तो बहुत ही अच्छा व्यू है। एक टाइम हुआ करता था, हम लोग भी जिस टाइम में एज ए प्राइवेट पृष्ठभूमि अच्छी थी, दादाजी माइंस में नौकरी करते थे, पापा माइंस में नौकरी करे। अभी पापा हाल ही में भी नौकरी कर रहे हैं माइंस में, रिटायरमेंट होने का 5-6 महीने और बाकी है पापा के जी। तो हम शिक्षा पे, जैसे हमारे पूरी फैमिली की बात करें, सारे हमारे लोग जो हैं ग्रेजुएट लोग हैं। बेखूबी से हमारे परिवार में कोई ऐसे कागज़ लेके आ जाए तो किसी के हाथ में आया हुआ कागज़ ऐसे खाली कभी वापस नहीं जाएगा। किसी भी परिवार के मेंबर को दे दो, वो कागज़ भर के देंगे। जी। और किसी भी विभाग के बारे में बताएंगे तो आप पूरी डीपली से जानकारी देंगे, इतना नॉलेज रखने। और मैं वैसे मैंने पीजी कर रखी है, मेरे वाइफ ने पीजी कर रखी है, मेरे छोटा भाई उसने डबल एमए, उसने भी डबल पीजी कर रखी है। एक भाई एमकॉम कर रखी है, सिस्टर बीएससी बीएड है। बिल्कुल। और कजन ब्रदर वगैरह सारे पढ़े लिखे हैं, सारे पोस्ट ग्रेजुएट उच्च डिग्रीदारी वाले। और गांव के युवाओं को भी हम लोग राजकीय सेवा में जाने के लिए और एज ए पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि साहब अगर आप पढ़ लिख लोगे तो सभी जगह में आगे अपनी जगह बना पाओगे। चाहे चिकित्सा हो गया, चाहे एज ए बिजनेस हो गया, चाहे राजकीय सेवा हो गया, ऑल ओवर सारी पॉलिटिक्स हो गया। हम एज ए जब भी मुझे कभी प्लेटफॉर्म पे स्पीच देने का मौका मिलता है तो मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, खासकर युद्ध साथियों को जो पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट करता हूँ। चाहे खेल के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में जाने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि भाई आप जाओगे, खास जाने के लिए रास्ता एक ही है, पढ़ाई। जी। पढ़ाई करेंगे तो प्रत्येक फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई के बाद सारे रास्ते खुल जाते हैं। सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। देखो, युवाओं का फर्क पड़ता है। युवा के अंदर जो जोश और जो होश होता है, उसके अंदर देखते हैं काफी बदलाव भी होते हैं और परिवर्तन भी चाहते हैं। ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति बनी हुई है और अपने इस कार्यकाल के अंदर विशेष क्या है? वैसे आप लगातार आप ही बढ़ते आ रहे हैं तो देखते हैं, तो जब से जो समस्याएं थी उनका निवारण भी आपने करवाई दिया होगा। पेयजल में खासकर हमारे यहाँ एजडेल हिंदुस्तान जिंगरमेंट जावर माइंस का एरिया है। हमारे 6 रेवेन्यू विलेज है। 6 रेवेन्यू विलेज में से पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कानपुर रेवेन्यू विलेज, कानपुर नया खेड़ा, उन दोनों रेवेन्यू विलेज में एक टेलिंग बांध का जो पानी आता है उसको लेके हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। और लंबे टाइम से हम लोग मांग उठाते आए, जिनके माध्यम से पापा के कार्यकाल में लगभग 2000 में टेलिंग बांध के मुद्दों को लेके बात उठाई थी एसजेडएल के माध्यम से, तो वहाँ पानी के टैंकर चालू करवाए थे। आज भी वो टैंकर निरंतर चालू है। बीच में एक योजना बनाई थी 50-60 लेख की एसजेडएल के CSR के माध्यम से,
बट वो योजना धरातल पे नहीं उतर पाई। जहाँ हम लोगों ने डिमांड करी थी वहाँ जिंग ने बनाई नहीं, गोलमाल करके वो एज ए फॉर्मेलिटी कर दी थी। उनमें भी CSR का काफ़ी 60 लाख रुपीज़ खर्च हुआ था, तो उसको बिल्कुल धरातल पे पहुँच नहीं पाया। तो फिर भी उस योजना को साइड लाइन करते हुए तो हमने टैंकर विधिवत चालू रखने का आग्रह करा जिंक से, तो अभी कंटिन्यू चालू है। बट और भी कहीं पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जैसे हैंडपम्प हो गया, पनघट हो गया, इस तरह से करते हैं। और अभी वर्तमान में जल जीवन मिशन जो योजना है उससे काफ़ी राहत मिली है लोगों को, और अभी काम प्रगतिरत है और काम चल रहा है। इसमें खासकर हमारे जल जीवन में एक कानपुर में खेड़फला है, वो वंचित रहा है और वहाँ काफ़ी हमें समस्या है। और हमारे क्या वहाँ रोड में भी काफ़ी जाने आने में, साधन सुविधा ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग प्रयासरत हैं वहाँ रोड बना के बहुत जल्दी कोई सुविधा देने का काम करेंगे, या फिर जल जीवन के माध्यम से ही सौर ऊर्जा पनघट जो है उसको स्थापित करने का काम करेंगे। सरपंच साहब, आपने जिक्र किया जल जीवन मिशन का, एक मिशन है जो घर घर पानी पहुंचाने का। इसके अंदर ग्राम पंचायतों के अंदर ये भी समस्या देखने को मिली है कि जो आपके द्वारा सीसी रोड या इंटरलॉकिंग या जो विकास कार्य करवाए गए, ये पाइपलाइन बिछाने के द्वारा ये तोड़े जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहोगे आप? बिल्कुल आपने सही बोला, बट मेरे यहाँ जब अपने PhD वाले अधिकारी आए थे तो मैंने उनसे टाइप करा था कि आपके मैं किसी भी एग्रीमेंट पे साइन नहीं करूँगा जब तक मेरे आपने जितने भी रोडें जो तोड़ी है वो और जो इंटरलॉकिंग टाइलें तोड़ी है वो उसको पूरा करने का काम करोगे, तभी मैं आपको NS दूंगा, नापत्ति प्रमाण दूंगा, आपके एग्रीमेंट पे साइन करूंगा। ऐसे हमारी पंचायत समिति में जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने मुद्दा उठाया था, उनको अवगत कराया था PWD वालों को या इसमें इरिगेशन वालों को। तो उसमें उन्होंने आश्वस्त करा था कि साहब आपकी जितनी भी रोडें टूटी है हम उसके लिए प्रतिबद्ध जिम्मेदार है और आपके रोडें वो जो टूटी है उसको पूर्ण कराने का और रिपेयरिंग करने का काम हम लोग करेंगे। जी, इस तरह से बात हुई। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है सर। जहाँ अनुभवी सरपंच हैं और शिक्षित और जो एक्सपर्ट सरपंच है वो तो करवा लेते हैं, लेकिन कई जगह देखते हैं कि ग्राम पंचायतों के अंदर जो अनभिज्ञ सरपंच है, अनुभवी नहीं है, तो वहाँ तो देखते हैं कि ग्राम पंचायत की जो सुंदरता है उसको तहस नहस किया जा रहा है। सरपंच साहब, बात करें ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे आप चुनाव मैदान में उतरे थे तो उस समय आपने लोगों से वादे किए थे, चाहे PM आवास से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, चाहे खाद्य सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे छोटे मोटे जो भी निजी कार्य लोगों के होते हैं उनसे संबंधित आपने वादे किए होंगे। ऐसे कितने वादे हैं जो आपने पूरे कर दिए हैं और कुछ जो वादे जो अधूरे रह गए? ऐसे मेरे मोटा मोटा 2 मोटे प्रॉमिस है। कोशिया से खेड़फला एक डामीकरण रोड है जी, और रवा स्कूल के पास से धराफला होते हुए रिजुआ घाटी की ओर डामीकरण सड़क है जी। और मोटा मुद्दा हमारे यहाँ एक खेल मैदान का है। मैंने यूथ से प्रॉमिस भी करा था, जो खेल प्रेमी उनसे प्रॉमिस भी करा था कि मैं बहुत जल्दी आपको खेल मैदान बना के दूंगा। और उसमें कहीं न कहीं से मैंने प्रयास करके जो DMFT फंड है उसके अंतर्गत जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें प्रस्ताव पास करा के अपन धरातल पे लाने का काम भी करा, पर सरकार बदल गई, चेंज हुआ। अभी भी मैं सरकार बदलने के बाद अभी पीछे पड़ा हूँ, अभी भी हो सकता है वो जल्द पाडले नाल जगह भी चिन्हित कर दी है। बिल्कुल। और एज ए PWD के माध्यम से दोनों रोडों का भी सर्वे हो चुका है। बट आने वाले टाइम में देखते हैं अब क्या होता है। हम लोग प्रयासरत संघर्ष करेंगे, नहीं तो इसको धरातल पे उतारने का काम करेंगे। पाडले नाल खेल मैदान जो पीछे तो रहा क्योंकि यानी कि जो लोगों से वादे किए पूरे करने का पूरा प्रयास रहेगा। यस। सरपंच साहब, बाकी देखते हैं तो ये कार्यकाल भी जैसे आपका जो था वो कांग्रेस के राज में निकला, वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, तो अभी वर्तमान सरकार से आपकी मांग क्या है? साहब हमारी तो ये मांग है कि पिछली सरकार में भी ऐसे पंचायती राज का लगभग दोनों सरकारों ने मिलके, चाहे कांग्रेस राज हो चाहे भाजपा राज हो, इन्होंने पंचायती राज को खदेड़ने का काम करा है। बजट का अभाव, ऐसे कोविड होने के 2 साल तो वैसे ही सभी सरपंचों के लैप्स हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद बजट के लिए हम कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं। गहलोत राज में भी हम लोग कई बार जयपुर गए, धरने प्रदर्शन करे, अनगिनत बार जिसकी गिना नहीं सकते। अभी भी हम लोग स्ट्राइक पे जाने वाले थे कि इसी कारणवश CM साहब से हमारी प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग हुई, तो उसमें आश्वस्त करा कि भाई आपके 16 अगस्त के आसपास आपका जो पेंडेंसी है वो आपको हम लोग आपके पंचायतों में देंगे, जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उसको पूरा करने का काम करोगे। तो हम आश्वस्त लेके बैठे हैं कि हो सकता है भजन लाल जी 16 तारीख तक हमारे पंचायतों में पेमेंट डालते और जो विकास के कार्य रुके हुए पड़े हैं वो हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, 15 अगस्त और आदिवासी दिवस प्लस रक्षाबंधन, जनता को संदेश क्या रहेगा आपका? मेरा तो खासकर एज ए आदिवासी दिवस अभी 9 अगस्त को आने वाला है। एज ए मैं भी आदिवासी हूँ, तो उसमें मेरे यूथ साथी है, उनको मेरा संदेश ये रहेगा कि आप दुनिया में आए हो
एज ए आदिवासी समाज में पैदा हुए हो, आदिवासी सर्टिफिकेट लेके मैं भी सरपंच बना हूँ, तो उसका मैं सम्मान करता हूँ साहब। और मैं जानना चाहूँगा कि आदिवासी यूथ देश दुनिया में हर फील्ड में आगे आए, और आने वाले टाइम में जो यूथ जनरेशन कहीं डाइवर्ट हो रहा है साहब, वो नशा प्रवृत्ति की ओर, जी। इन सब चीज़ों से दूर रहे। बिल्कुल। और आप शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे आएंगे तो अपन समाज के लिए नाम भी रोशन कर पाएंगे, आदिवासी होने का अपने को लाभ भी मिल पाएगा। बिल्कुल। एज ए खाली कुछ प्रोपोगंडा अपनाते हैं लोग, या फिर राजनीति करने के चक्कर में कुछ युवाओं को भड़काने का काम करते हैं कि साहब हम लोग आदिवासी है, बट उसके लिए अपने को समाज में क्या काम करना, वो अपना एजेंडा तय होना चाहिए। बिल्कुल। तभी जाके समाज का हम नाम रोशन कर पाएंगे। समाज को साथ लेके चलें। राइट। बहुत अच्छी बात की सर, हमें टाइम दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।